नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आती है। भले ही आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जो सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में जब तीसरी लहर की आहट को लेकर तमाम तैयारियों पर चिंतन और मंथन हो रहा है, किस तरह से ये तैयारियां की जा रही हैं, क्या बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा? जिस तरह से पहली लहर में सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर नजर आया, दूसरी मौजूदा लहर में सबसे ज्यादा इसकी गिरफ्त में जवान और युवा नजर आए, क्या अब जब आने वाले वक्त में तीसरी लहर को लेकर आहट नजर आ रही है तो क्या इसका असर बच्चों पर होगा? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बात भी करेंगे। और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस का मामला भी लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, नेशनल एंटी कोरोना टास्क फोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद कुणाल जी। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर सबने देखी, दूसरी लहर गुजर रही है, कमजोर पड़ती नजर आ रही है, आंकड़े भी कम हो रहे हैं, माना जाए कि ये डाउनफॉल है सेकेंड वेव का? जो प्रेडिक्शन था स्पेशली, और जो पहले भी प्रेडिक्ट करा गया था ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और आपने हम लोग जो भी तक ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, और अगर हम लास्ट वेव से भी कंपेयर करते हैं कि मई एंड तक आते आते केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। मैं इनको डाउनफॉल वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, इसको मैं थोड़ा बहुत डिक्लाइन यूज करूंगा वर्ड, क्योंकि अभी भी हमारे पास चैलेंजेस उतने ही बरकरार हैं। और ये जो हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है वेरियस नेशनल कैपिटल रीजन में, ऑल ओवर स्टेट्स में, तो उससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो रुका है, जो कि कोविड-19 में सबसे इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन टू ह्यूमन चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने का, तो ये एक कारगर साबित हुआ है। कुणाल जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर हम ओवरऑल इन्फेक्टिविटी की बात देखते हैं, मैं इस बात को अगर हम फर्स्ट वेव से कंपेयर करें तो फर्स्ट वेव में ऑब्वियसली इतने हमारे सिटीजन्स नहीं वैक्सीनेट हो पाए थे। सेकेंड वेव तक हमने आते आते एक बहुत अच्छी बात करी जब वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ, और जो ड्राई रन हुआ, उसके बाद जो ट्रायल्स के बाद जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो जितनों भी हम लोगों को अब तक प्रोटेक्शन दे पाई है वो कोविड वैक्सीन ही दे पाई है, क्योंकि वैक्सीन के चलते हुए एक कम से कम एक लिटिल बिट ऑफ प्रोटेक्शन सबको रही है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुका है थोड़ा बहुत, उसके बाद भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिली है। पर जो सेकेंड वेव का जो पीक था, जो हम सबने मंजर देखा, जिसको भुलाना भी बहुत मुश्किल है, और जिससे चैलेंजेस में हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स और सब लोगों ने, इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ मेडिकल एंसिलरी स्टाफ ने जितने भी चैलेंजेस फेस करे हैं, तो ये लॉकडाउन, परसिस्टेंट रिडक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, और इसके बाद अब जो हमारे पास चैलेंज है, ऑब्वियसली जैसा आज आपने जनता को चैनल के माध्यम से इंट्रोड्यूस करा है, अपकमिंग प्रेडिक्टिंग थर्ड वेव। जी बिल्कुल। और अब जब तीसरी लहर की बात हो रही है डॉक्टर साहब, तो जैसे पहली लहर की हमने चर्चा की थी, तब उसमें बुजुर्ग ज्यादा गिरफ्त में आए थे, और अभी जो सेकंड वेव है उसमें हमने देखा सबसे ज्यादा असर यंग जनरेशन पर पड़ा। थर्ड वेव में बच्चों को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, आपका फर्स्ट टेक इस पर? सेकेंड वेव में जितना भी ये अफेक्ट हुआ, मेजरली बेसिकली इन्होंने यंग एडोलेसेंट्स और यंग पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट करा, क्योंकि उसकी वायरस थी बहुत ज्यादा, ट्रिपल म्यूटेशन कह दीजिए, और ये अब खाली सरफेस वायरस नहीं रह गया था, क्योंकि इसकी पोटेंसी लंग्स को इम्पैक्ट करने की थी। थर्ड वेव, क्योंकि मैं आज का भी आपको एक रिसेंट नोट बताऊंगा, जैसे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी एक थर्ड वेव को देखते हुए नंबर ऑफ द बेड्स को बढ़ाने के लिए, स्पेशली चाइल्ड केयर को बढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहने को कहा गया है। यूपी, दिल्ली, NCR में ये चीज इस समय बहुत ज्यादा अलर्ट पर है कि अगर थर्ड वेव का प्रेडिक्शन, और जहाँ पे कुछ केसेस देखे भी गए थे, राजस्थान में स्पेशली कुछ एक दो इंसिडेंट देखे गए थे, और दिल्ली NCR में भी प्रिपेयर्डनेस देखी जा रही है। पर यह भी हो सकता है कि थर्ड वेव उतनी सामान्यता, इतनी ज्यादा पोटेंट ना हो। पैंडेमिक जब भी आया है, पैंडेमिक की जो भी हिस्ट्री रही है, फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव और
खतरनाक साबित हुई है। थर्ड वेव तक आते आते वो थोड़ा डिक्लाइन है। बट ये बात मानना अपने आप में आश्चर्य बात है कि इस कोविड-19 ने चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, एल्डरली हो, ओल्ड एज हो, जीरियाट्रिक हो, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज हो, यंग एडल्ट हो, हेल्दी एडल्ट हो और बच्चे हो, इसने सबको उतना ही इस तरह से इसने अपना को कैसे ये इस तरह से अफेक्ट करा हुआ, और हर एक को इसने एज ग्रुप में इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो इस चैलेंजेस को देखते हुए थर्ड वेव की प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। जी, आपने जिस तरह से जिक्र किया थर्ड वेव को लेकर, अब एक चीज बताएं, अभी हाल फिलहाल में कई स्टेट्स में मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बच्चों की कहा जाता है कि इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, कारण क्या है कि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होने के बाद भी वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं? दो रीजन हो सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत लीथल है, पहली बात, और दूसरा ऑब्वियसली बच्चों को जो अपने एक रेगुलर रूटीन जो उनके वैक्सीनेशन चलते गए हैं जिससे वो अपने आप को सशक्त, मजबूत रखते हैं। और एक हम लोगों में जब से ये कोविड आया था तो हम लोग इस बात को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे कि बच्चों की इम्यूनिटी को और कैसे बढ़ाया जाए। तो ये वाले जो प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर्स थे ये अपने आप में बहुत लाभदायक साबित हुए हमारे देश में। अभी भी हम देखते हैं कि जो बच्चे स्पेशली जिनको हम लोग हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जो खाते हैं, और स्कूल की जो स्कीम्स ऑफ चली जाए, वो मिड डे स्कूल मील्स भी चला हो, अगर मैं रूरल पॉपुलेशन और अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज के पॉपुलेशन के बच्चों की स्कूल्स की बात करूं, तो ये वाली चीजें अत्यंत लाभदायी रही हैं। थर्डली, बच्चों में जब वो बॉर्न होने के साथ साथ उनके डेवलपमेंट का जो पीरियड रहता है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात होती है कि उनको हमेशा उनके पेरेंट्स और हम सब लोग, चाहे कोई भी टीकाकरण हो, चाहे पल्स पोलियो प्रोग्राम को लेके देखें, अभी स्कूल में कोविड प्री कोविड टाइम पे, कोविड से पहले एक ड्राइव करी गई थी MMR की, मीजल्स, मम्स, रुबेला वाली, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया था कि बच्चों को ये वाला वैक्सीन लगवाना ही है। तो हमारे देश में एक अच्छी बात है कि सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव्स रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी रहेंगे जी। और बस ये बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वायरस इतना म्यूटेशन और अपनी कैरेक्टरिस्टिक को जो चेंज कर रहा है, ये इसलिए हम लोगों के लिए इस चीज को टैकल करना थोड़ा सा इस समय बहुत चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरह से बात हो रही है कोरोना संक्रमण की और तीसरी वेव को लेकर जो आपने अब तक जानकारी साझा की है तमाम दर्शकों के साथ, बच्चों में अगर कोरोना होता है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाए? क्या सेम सिम्टम्स हैं जो यंग जनरेशन या फिर जो हम बुजुर्गों में देख रहे हैं, या बच्चों के अंदर कुछ लक्षण बदल भी सकते हैं जिससे हम पहचान पाएंगे? ऑब्वियसली बच्चों के सिम्टम्स थोड़े अलग रहते हैं, जैसे हम अब तक बड़ों के सिम्टम्स को देख रहे थे और हम सब लोग इतना सब एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। बच्चों में हो सकता है कि उनको लाइट फीवर हो, हल्की खराश हो, कई बार बच्चों को लूज मोशन या डायरिया की भी शिकायत रहती है, कई बार उनको एब्डोमिनल पेन की भी शिकायत रह सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को लिए पेरेंट्स को बहुत वॉचफुल रहना चाहिए और बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह का उनको सिम्टम रियलाइज होता है जहाँ पे उनको टायर्डनेस लगती है या फिर उनको किसी तरह से हल्का फीवरिश वो फील करते हैं, तो एज अ पेरेंट हम लोगों को बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा बच्चों के लिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों में देखिए, अब इस तरह एक बात बहुत अच्छी है कि बच्चे भी इस बात को समझ गए हैं, मास्क का सुनियोजित तरीके से कैसे उसको यूज करना है, कैसे पहनना है। जब कोविड आया था तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को यही लग रही थी कि किड्स, छोटे बच्चे और स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो इस चीज को कैसे रिएक्ट करेंगे। बट नेवरदलेस बच्चों ने सबसे ज्यादा कोऑपरेट करा है, वो हमारे देश का भविष्य भी है। और एक पेरेंट होने के नाते, मैं खुद होने के नाते आज चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि बच्चों में एक बेनिफिशियल इफेक्ट लाने के लिए, स्पेशली इम्यूनिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक मॉडरेट एक्सरसाइज को जरूर एनकरेज करा जाए, उनकी रूटीन डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी में जरूर शामिल करा जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम सब लोग लॉकडाउन वाली परिस्थितियों में हैं, ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, तो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है घर के प्रेमाइसेस के अंदर भी, क्योंकि बच्चे तो स्कूल अभी जा नहीं रहे हैं, तो उनको एक एनकरेज करना चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज उनके साथ करवानी चाहिए, करते रहना चाहिए। साथ में उनकी जो न्यूट्रिशियस डाइट है, स्पेशली जिसमें
नेचुरल फॉर्म्स में विटामिन ए है, सी है, विटामिन ई है, B6 है, फोलिएट है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बच्चे, जैसे आजकल सीजनल फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो उनको अच्छे से दिया जा सकता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, ये सब बच्चों के अंदर एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को और डेवलप करता है। तो बैलेंस डाइट और फ्रेश फ्रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी इम्यूनिटी को और प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, रेस्टोर हो सके, तो उनकी स्लीपिंग हैबिट को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनका एक लॉकडाउन के रहते हुए भी उनकी एक जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली जो बनी है बच्चों की, जिसमें आप उनको एनकरेज करिए टाइम से सोने के लिए, और जब वो उठे तो वो अपना प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें। उससे अगर बच्चों में स्लीप पूरी नहीं होगी तो उससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, और ससेप्टेबिलिटी, इन्फेक्शन को कैच करने की भी ससेप्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों को अगर हम एक हेल्दी तरीके से अगर हम उनको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर बैलेंस डाइट दे सके, तो उनका सब पूरा अच्छे से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। जी डॉक्टर साहब, अभी भले ही DCGI ने इस बात की परमिशन दे दी है कि 2 से 18 के बीच के जो बच्चे हैं उनको आप अभी वैक्सीन का जो ट्रायल है वो किया जा सकता है। भले ही अभी वैक्सीनेशन को लेकर बात अभी सिर्फ तमाम चीज़ों पर ही चल रही है, पेपर वर्क चल रहा है। किस तरह से ये जो पेरेंट्स इस वक्त डरे हुए हैं कि बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और थर्ड वेव का सामना करना है, तो वो पेरेंट्स को कैसे समझाएं, कैसे उनको मजबूत बनाएं? देखिए, पेरेंट्स को हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनको खुद कोविड हो रखा है और जिन्होंने अपनी फैमिली में देखा है होते हुए, तो उनको वही तरह की प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं आज भी इम्पोर्टेंट 5 स्टेप्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि बार बार एनकरेज करना है प्रॉपर हैंड हाइजीन, प्रॉपर रूटीन, एक सैनिटाइजेशन के लिए। सेकंड, जब भी कभी जरूरत हो बच्चों को बाहर निकालने की, या उनके जिसमें वो अपना कुछ थोड़ा बहुत लिमिटेड एरियाज में अपना वो आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वहां पे वो मास्क को जरूर पहने। थर्डली, उनके लिए बहुत हम लोगों को एनकरेज करना है कि वॉचफुल बहुत रहना है पेरेंट्स को। अगर किसी तरह का सिम्टम आता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही सतर्क रहेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फोर्थली, पेरेंट्स को भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से रखनी है, स्पेशली जो रिकवर्ड पेरेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल से ठीक होकर आए हैं, जो अपने घर में रह के ठीक हुए हैं, कि वो किसी भी तरह ससेप्टेबल खुद ना बने सेकेंडरी इन्फेक्शन के। तो उनको भी उतने ही ये सारी प्रिकॉशन, कोविड-19 प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जिससे वो अपने खुद को भी सुरक्षित रख सके, बच्चों को और ज्यादा सुरक्षित रख सके। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताई अभी शो में, कि कैसे कैसे हम चीजों को बच्चों के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा अगर हम मानेंगे तो ये 5 रूल ऑफ थंब और रूल ऑफ थंब स्पेशली, इन सब चीजों से हम अपने आप को और परिवार वालों को बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, हमने जो फर्स्ट वेव और जो सेकंड वेव है उसके बीच का जो समय अभी हमने देखा था, उसमें देखा था कि लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती, मास्क का इस्तेमाल बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा बेपरवाह हुए थे, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करना था, वहां पर भी कई जगह पर हमने थोड़ी चूक देखी। अब जो सेकंड वेव डिक्लाइन हो रही है और थर्ड वेव को लेकर आशंका जाहिर की गई है, ये जो बीच का समय है, कैसे हम यहां पर अपने अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करें और लापरवाही ना बरतें, ताकि थर्ड वेव के सामने हम और मजबूती से खड़े हो सकें? देखिए, इस समय ये जो ट्रांजिशन वाला टाइम है, इसको ये ना सोचे कि हम लोग बहुत जल्दी कोविड फ्री हो गए हैं, सेकेंड वेव खत्म हो रही है, ट्रेंड खत्म हो रहा है। हमें आज भी अब हमें कोविड के प्रोटोकॉल के साथ ही जीना सीखना है और रहना पड़ेगा। जो लोग उस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, मेरी आए दिन मैं रूरल टेली काउंसलिंग में भी बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, और जो गांव के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं बहुत ज्यादा इनकरेज करता हूँ कि वो इस कोविड प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करा करें। पर चूक तो भी मुझे पता लगता है कि कहीं किसी एरिया में हो गई, कहीं किसी एरिया में हो गई है। जो कंटेनमेंट जोन्स है, कंटेनमेंट जोन्स को हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, उनको फिर से हमें ग्रीन जोन्स और नॉन कंटेनमेंट जोन्स में लाने की, और वो तभी पॉसिबिलिटी है जब सरकार के साथ साथ पूरी पब्लिक का सपोर्ट और हम सब लोगों की जो आत्मशक्ति है कि हम इन्हीं सब के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोविड के साथ हमें जीना सीखना है और कोविड प्रोटोकॉल के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये इस समय नीड ऑफ द आवर।
डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को लेकर भी अब डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट के दौरान जो स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा मात्रा दी गई, उसी के नतीजे हैं कि लगातार अब जो मामले हैं वो बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं इनके। फंगल इन्फेक्शन हमेशा से एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिजीज ऑफ द डिजीज कहते हैं, जो ऑलरेडी डिजीज पेशेंट है उसको और बीमार कर देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनका मेडिकल कॉम्प्रोमाइज स्टेटस या इम्यून स्टेटस बहुत वीक रहता है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गए, न्यूली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हो गए हैं, या जिस पेशेंट को रीनल की प्रॉब्लम्स रही है, या जिन पेशेंट को अभी कोई सर्जरी होकर आए हैं पोस्ट ऑपरेटिव और उनको कोविड हो गया और फिर उस कोविड के टाइम पे उनको स्टेरॉइड दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। तो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है। म्यूकोरमाइकोसिस के भी इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं उसमें हमें पता लग जाता है कि किसी तरह का एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन, चाहे वो नेजल ब्रिज पर हो, तालू पर हो, किसी भी तरह का अल्सरेशन हो। साथ में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसमें एक तरफ का पेन बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है, तो पेन, सेंसेशन, नंबनेस भी आ जाती है। अगर ये जॉज में इन्वॉल्व करता है, जबड़े पे, तो उसके दांत में हिलना, तो ये भी एक बड़ा रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक बात है। तो ये अगर इन्वॉल्व, जिसमें ब्लरिंग ऑफ द विजन है, अगर ये आईज को इन्वॉल्व कर रहा है, तो नेजो, राइनो और बाइटल और न्यूरल म्यूकोरमाइकोसिस ये बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट्स में अब ज्यादा देखा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा रेज ऑफ कंसर्न है। और इसको ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं और साथ में सर्जिकल डिब्राइडमेंट। सर्जिकल डिब्राइडमेंट डॉक्टर्स इसको करते हैं, सक्सेसफुली इसको करते हैं, पर साथ में भी उनको इंजेक्टेबल एम्फोटेरिसिन बी, एंटी फंगल एजेंट मेडिकेशन चाहिए होते हैं। इन सब के अभाव में कुछ डॉक्टर्स ओरल एंटी फंगल एजेंट्स भी देते हैं, जिसमें आपका रोल ऑफ कीटोकोनाजोल या मिकोनाजोल है, आइट्राकोनाजोल दिया जाता है। पर आजकल के चैलेंजिंग केसेस में जहाँ पे इतनी जल्दी इन्वेट करता है, तो उसका ट्रीटमेंट और बहुत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इसका होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कोरोना को लेकर जो लगातार तमाम सवाल आम लोगों के मन में उठ रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब विस्तार से देने के लिए। बहरहाल उम्मीद की जाएगी कि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन के माध्यम से लोग अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाएं, और तीसरी लहर को जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं उसको लेकर जो तैयारियां हैं उस पर भी बहुत तवज्जो दें। खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।